नमस्ते। 1857 का विद्रोह वो कोई छोटी मोटी लड़ाई नहीं थी। वो एक ऐसा भूकंप था जिसने ब्रिटिश राज की नींव तक हिलाकर रख दी थी। और इस भूकंप के बाद अंग्रेजों ने जो किया, उसने भारत के भविष्य को हमेशा हमेशा के लिए बदल दिया। तो सवाल ये उठता है कि उन्होंने अपनी पकड़ दोबारा इतनी मजबूत बनाई तो बनाई कैसे? देखिए, ये बस गुस्से में लिया गया कोई फैसला नहीं था। ये एक बहुत ही सोची समझी, एक तरह से कहें तो एक पूरी ब्लूप्रिंट तैयार की गई थी। मकसद मकसद सिर्फ एक था, ये पक्का करना कि 1857 जैसी आग दोबारा कभी कभी भी न भड़क पाए। तो चलिए समझते हैं कि कैसे एक कंपनी के राज को एक साम्राज्य के शासन में बदला गया। तो सबसे पहला और सबसे बड़ा कदम क्या था? सत्ता का सीधा ट्रांसफर। अब भारत पर कोई ट्रेडिंग कंपनी यानी ईस्ट इंडिया कंपनी नहीं, बल्कि सीधे ब्रिटिश सरकार हुकूमत करने वाली थी। ये सिर्फ कागज पर एक बदलाव नहीं था, ये भारत की किस्मत पर एक नई शाही मोहर थी। और इस पूरे नए राज की नींव रखी गई 1858 के एक कानून से। इस एक एक्ट ने ईस्ट इंडिया कंपनी का चैप्टर हमेशा के लिए बंद कर दिया। अब भारत से जुड़ा हर छोटा बड़ा फैसला लंदन में लिया जाना था। और इस काम के लिए एक नया पद बनाया गया, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया, जिसकी मदद के लिए 15 सदस्यों की एक पूरी काउंसिल थी। ये जो स्लाइड है, ये पावर के इस शिफ्ट को एकदम साफ साफ दिखाती है। जहां पहले कंपनी के डायरेक्टर्स फैसले लेते थे, अब उनकी जगह लंदन में बैठे सेक्रेटरी ऑफ स्टेट ने ले ली थी। और भारत में जो गवर्नर जनरल था, उसे एक नया और ज्यादा पावरफुल टाइटल मिला, वाइस रॉय। वाइस रॉय का सीधा मतलब था वो महारानी का पर्सनल नुमाइंदा है। मतलब अब कंट्रोल पूरी तरह से सेंट्रलाइज्ड हो चुका था। रिमोट कंट्रोल अब लंदन में था। तो ठीक है, सत्ता का रिमोट कंट्रोल तो लंदन पहुंच गया, लेकिन जमीन पर इस कंट्रोल को बनाए कौन रखता? इसके लिए अंग्रेजों ने अपने दो सबसे मजबूत औजारों को, यानी सेना और एडमिनिस्ट्रेशन को, बिल्कुल नए सिरे से गढ़ा। सेना का तो कह सकते हैं कि मकसद ही बदल दिया गया। 1857 से पहले आर्मी का काम था साम्राज्य को फैलाना, नए इलाके जीतना। अब उसका सिर्फ एक ही काम था, अंदरूनी विद्रोहों को कुचलना, किसी भी कीमत पर। इसके लिए यूरोपियन सुप्रीमेसी को पक्का किया गया और एक बहुत ही खतरनाक पॉलिसी अपनाई गई, जिसे काउंटरपॉइज कहते हैं। इसका सीधा सा मतलब था, भारतीय सैनिकों को ही एक दूसरे के खिलाफ खड़ा कर दो, ताकि वो कभी एक ना हो पाएं। और ये सिर्फ हवाई बातें नहीं थी, ये जमीन पर उतारी गई एक बहुत ही चालाक योजना थी। तोपखाने जैसे सबसे जरूरी हथियार अब सिर्फ और सिर्फ यूरोपियन सैनिकों के हाथ में दे दिए गए। ऑफिसर रैंक में भारतीयों की एंट्री लगभग नामुमकिन कर दी गई। और सबसे बड़ी चाल, रेजिमेंटों को जाति, धर्म और इलाके के आधार पर ऐसे मिलाया गया कि वो कभी एक होकर सोच ही ना पाएं। यहाँ तक कि राष्ट्रवाद की कोई भी किताब या अखबार उन तक पहुंचने से पहले ही रोक दिया जाता था। और इसी बांटो और राज करो की नीति से निकला मार्शल रेस का कॉन्सेप्ट। ये क्लासिक उदाहरण था। जिन समुदायों ने 1857 में उनका साथ दिया, जैसे कि पंजाबी, गोरखा और पठान, उन्हें मार्शल यानी लड़ाकू कौम का टैग देकर सेना में भारी भर्ती दी गई। और जिन इलाकों ने विद्रोह किया था, जैसे अवध और बिहार, वहां के लोगों को नॉन मार्शल बताकर सेना से बाहर का रास्ता दिखा दिया गया। ये इनाम और सजा की एक बहुत ही साफ पॉलिसी थी। अच्छा, अब बात करते हैं एडमिनिस्ट्रेशन की, यानी इंडियन सिविल सर्विस की। कागज पर तो ये परीक्षा सबके लिए खुली थी, लेकिन असल में ये एक ऐसी बाधा दौर थी जिसे पार करना किसी भारतीय के लिए लगभग नामुमकिन था। जरा सोचिए, एग्जाम होता था लंदन में, सिलेबस में ग्रीक और लैटिन जैसी भाषाएं थीं जिनका भारत से कोई लेना देना नहीं, और सबसे बड़ी रुकावट, मैक्सिमम एज 23 से घटाकर सिर्फ 19 साल कर दी गई। भला कोई भारतीय इतनी कम उम्र में लंदन जाकर तैयारी कैसे करता? इन्हें नामुमकिन से लगने वाले हालातों के बीच 1863 में सत्येंद्र नाथ टैगोर वो पहले भारतीय बने जिन्होंने ये मुश्किल परीक्षा पास की। उनकी ये कामयाबी अपने आप में दिखाती है कि ये रास्ता कितना ज्यादा मुश्किल था, और ये भी कि इस सिस्टम को जानबूझकर ऐसा बनाया गया था कि भारतीय टॉप पोस्ट से दूर ही रहें। तो सेना और एडमिनिस्ट्रेशन पर तो कंट्रोल हो गया, पर अब अंग्रेजों ने अपनी सबसे खतरनाक चाल चली, भारतीय समाज को अंदर से तोड़ने की। उन्होंने बड़ी चालाकी से समाज की दरारों को पहचाना और अपने राज को मजबूत करने के लिए उन्हें और भी गहरा कर दिया।
1857 के विद्रोह में ज्यादातर देसी रियासतों के राजा अंग्रेजों के वफादार बने रहे। उनकी इसी वफादारी को देखकर वायसराय लॉर्ड कैनिंग ने कहा था कि इन राजाओं ने तूफान में लहरों को रोकने वाली दीवार का काम किया है। बस इसी एक बात ने अंग्रेजों की पॉलिसी को 180 डिग्री घुमा दिया। अब रियासतों को हड़पने की जगह उन्हें अपना पक्का साथी बना लिया गया और उनके राज की सुरक्षा की गारंटी दी गई। ये टेबल देखिए, ये अंग्रेजों की नई दोस्ती और दुश्मनी की लिस्ट की तरह है। एक तरफ उन्होंने राजाओं और जमींदारों को लोगों का नेचुरल लीडर कहकर गले लगाया क्योंकि ये उनके पक्के समर्थक बन गए थे, और दूसरी तरफ जो पढ़े लिखे भारतीय थे उन्हें वो अपना दुश्मन मानने लगे क्योंकि यही वो लोग थे जो नेशनलिस्ट मूवमेंट चला रहे थे, और प्रेस की आवाज को सेंसरशिप के कानून से दबा दिया गया। और फिर अंग्रेजों ने अपना सबसे पुराना हथियार इस्तेमाल किया। 1870 के बाद जब नेशनलिस्ट मूवमेंट जोर पकड़ने लगा तो अंग्रेजों ने जानबूझकर हिंदू और मुसलमानों के बीच फूट डालनी शुरू कर दी। उन्होंने पढ़े लिखे मुसलमानों को ये यकीन दिलाने की कोशिश की कि नेशनलिस्ट मूवमेंट तो सिर्फ हिंदुओं के फायदे के लिए है और उनका भला अलग रहने में ही है। ये राष्ट्रवाद को कमजोर करने की एक सीधी और सोची समझी कोशिश थी। तो सवाल ये उठता है कि इस पूरे नए सिस्टम का, इस मजबूत कंट्रोल का असली मकसद क्या था? इसका जवाब सिर्फ भारत में नहीं बल्कि दुनिया भर में फैले ब्रिटिश साम्राज्य के नक्शे में छिपा है। भारत पर अपनी पकड़ को मजबूत करने के बाद इसी नई भारतीय सेना को अंग्रेजों ने पूरी दुनिया में अपना साम्राज्य फैलाने के लिए एक हथियार की तरह इस्तेमाल किया। एशिया से लेकर अफ्रीका तक हर जगह भारतीय सैनिक ब्रिटिश झंडे के नीचे लड़े, और इस पूरे खेल का खर्च वो उठाया भारत ने, और फायदा वो सीधा गया ब्रिटेन की तिजोरी में। तो संक्षेप में समझे तो ये था वो नया फ्रेमवर्क, लंदन से चलने वाला सेंट्रलाइज्ड कंट्रोल, एक ऐसी सेना जो अंदर से बंटी ही थी और पूरी तरह यूरोपियन कमांड के हाथ में थी, एक ऐसा एडमिनिस्ट्रेशन जिसमें भारतीयों की एंट्री लगभग नामुमकिन थी, और समाज को बांटने के लिए डिवाइड एंड रूल की एक सोची समझी पॉलिसी। ये सारे पुर्जे मिलकर एक ऐसी मशीन बनाते थे जिसका एक ही मकसद था, ब्रिटिश राज को हमेशा के लिए अमर बनाना। और इसी सवाल के साथ हम आज की बात खत्म करते हैं। ये जो कंट्रोल का ढांचा था, ये तो 150 साल से भी पहले बनाया गया था, पर सोचने वाली बात यह है कि इसकी गूंज आज भी कहाँ-कहाँ सुनाई देती है, हमारे आज के एडमिनिस्ट्रेशन में, हमारी सोसाइटी में और हमारी पॉलिटिक्स में। इस विरासत का कितना हिस्सा आज भी जिंदा है?